मतलब कि इतना बुरा हाल हुआ वहाँ पे, लोगों को टायर डाल के साड़ा, हमारे सामने लोगों को टायर में डाल के मिट्टी का तेल डाल के आग लगा देते थे। क्या कसूर है किसी का, किसने मारा, किसने किया? और दुख सबसे बात आज उस चीज़ का है, अभी तक उसका फैसला कुछ नहीं हुआ, किसी को सजा नहीं मिली, सब ओपन घूम रहे। कितनी सरकारें आ गई, क्या किसी सरकार के पास कुछ नहीं है कि हम इनको सजा दे सकें? जिन्होंने आंखों से देखा है, अगर आज कोई विटनेस देता उसको मरवा देते हैं। तो घर में हमें फ़ोन आई कि आपकी दुकान को लूटने लगे हैं, तो आप आ जाओ, क्योंकि हम लोग सब आसपास में जानते थे, कोई डर नहीं था। उन्होंने स्कूटर उठाया, दुकान पे आ गए। जब उन्होंने देखा मॉब आई है, उन्होंने शटर उठाया कि हम दुकान के अंदर चले जाएंगे, शटर उन्होंने बंद कर दिया। जब शटर बंद किया तो किसी ने पाउडर डाला और पूरी दुकान हमारी सड़ गई और बीच में ही सबकी डेथ हो गई। हमें 3 दिन बॉडी नहीं मिली। वो जो दृश्य देख के हम नहीं काम कर पाए वहाँ पर। सर, सबसे पहले मैं गुरु रामदास जी के दर पे माथा टेकता हूँ और अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ। 1984 के जो दंगे हुए वो ज़िंदगी में हम भूल नहीं सकते। उस टाइम में मैं पढ़ता भी था और हमारा वहाँ पे बिजनेस था पेंट्स का। पाकिस्तान और भारत बनने का तो दुख इस परिवार ने झेला ही, साथ के साथ दुख झेला 1984 के सिख हत्याकांड के दंगों का। लोगों को इस तरह से मारा गया जैसे हम कीड़े मकोड़े मारते हैं। कुछ समय के बाद पंजाब में शिफ्ट होना पड़ा। हम होशियारपुर में जो है शिफ्ट हो गए, क्योंकि वहाँ पे हमारी दुकान, हमारे रिलेटिव, मेरे 3 चाचा जी, उनका बेटा जिंदा दुकान के अंदर मार दिए गए और सिर्फ मैं अकेला बचा। असफलताओं से हार कर तेरा थक कर बैठना ठीक नहीं। कर बंदे खुद पर यकीन, जीत मिलेगी भीख नहीं। और ये बातें मैं कहना चाहता हूं आज जिन्हें मैंने स्टूडियो में बुलाया है, जो मेरे आज के मेहमान हैं, उनके लिए। क्योंकि उन्होंने 1984 के दंगों में बहुत कुछ झेला, खुद आंखों से देखा, दिल्ली छोड़ा, पंजाब आए, शिखर से शून्य पर आए, सब कुछ था उनके पास, सब कुछ छोड़ कर आए और फिर एक नई शुरुआत की। और आज एक बार फिर वाहेगुरु जी की कृपा से वो सफलता के शिखर पर हैं और समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, मैं स्वागत करना चाहता हूं सरदार आज्ञापाल साहनी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आज मैं आपको बुलाकर स्टूडियो में लाया हूं क्योंकि मैं अपने दर्शकों को और दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि किस तरह से आपने, सबसे पहले आप शिखर पर थे जब आपका दिल्ली में व्यापार था, आपका घर था, परिवार था, सब कुछ। फिर वहाँ से अचानक आपको दंगों के कारण दिल्ली छोड़ना पड़ता है, वापस होशियारपुर आते हैं और फिर जीरो से शुरुआत होती है। क्या था सर, सफ़र कैसा था? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ। सर, सबसे पहले मैं गुरु रामदास जी के दर पे माथा टेकता हूँ और अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और आशीर्वाद दिया कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। 1984 के जो दंगे हुए वो ज़िंदगी में हम भूल नहीं सकते। उस टाइम में मैं पढ़ता भी था और हमारा वहाँ पे बिजनेस था पेंट्स का, और मैं थोड़ा समय वहाँ पे जाता था। जो वो माहौल देखा, हमने पाकिस्तान के तो दंगे देखे नहीं जब पार्टीशन हुआ था, पर लोगों से जो सुना उससे बहुत भद्दर हुआ जो ये काम दिल्ली में हुआ कि लोगों को इस तरह से मारा गया जैसे हम कीड़े मकोड़े मारते हैं। और ये काम पूरे हिंदुस्तान में हुआ और तबाही मचा दी। वो सीन, वो दृश्य या वो समय हम जिंदगी में भूल नहीं सकते कि जो उन दिनों में वहाँ पे हुआ। वो सब कुछ देखते हुए हमें कुछ समय के बाद पंजाब में शिफ्ट होना पड़ा। हम होशियारपुर में जो है शिफ्ट हो गए, क्योंकि वहाँ पे हमारी दुकान, हमारे रिलेटिव, मेरे 3 चाचा जी, उनका बेटा जिंदा दुकान के अंदर मार दिए गए और सिर्फ मैं अकेला बचा। नया कारोबार स्टार्ट करना था तो फैमिली का मन ये था कि नहीं, पंजाब जाके ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे दिल्ली में सेफ़ नहीं हैं। तो हम पंजाब में होशियारपुर में आ गए।
यहाँ से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ये सीधा उस दृश्य की ओर लेकर जाता है जो दृश्य आज्ञापाल जी के लिए काफ़ी दर्दनाक रहा। हम सब सुनकर जितने व्याकुल होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा डरावना वो दृश्य था जिन्हें इन्होंने अपनी आंखों से देखा। आज्ञापाल जी, मैं चाहूँगा आप अपने माता पिता और परिवार का परिचय हमारे दर्शकों को जरूर दें। मेरी फैमिली में मेरे पिताजी और माताजी अभी डेथ हो चुकी है, वो थे जब हम यहाँ पे आए हैं। अभी मेरे वाइफ और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी, दोनों मैरिड हैं। बेटी बॉम्बे में मैरिड है और जो बेटा है यहाँ पे जलंधर में मैरिड है। दोनों के मेरे बेटे में अभी बेटी हुई है। मैं नाना भी बनाऊँ, दादा भी बनाऊँ। आज ये मंथ जो है हमारा खुशी का है कि दोनों परिवारों में बच्चा है। मेरी जो है पदवी बढ़ गई है, नाना भी बन गया और दादा भी बन गया, ठीक है कि नहीं। और मेरे एक भाई है और 3 सिस्टर्स हैं, ठीक है ना। सभी मैरिड हैं, सब अपने अपने परिवार में बहुत खुश हैं। मेरे ब्रदर भी बहुत, जैसे मैं सेवा का काम करता हूँ, वो भी सेवा का ही ज़्यादा काम करते हैं। हमारी फैमिली जो बैकग्राउंड है, हमारे दादाजी जो थे पाकिस्तान में 1947 से पहले रावलपिंडी में रहते थे, उन्होंने ही सेवा का, हमें उनका ही आशीर्वाद है, हमारी फैमिली को उन्हीं का आशीर्वाद है कि वो भी वहाँ पे सेवा करते थे। जब रात को ट्रेन्स आती थी, वहाँ पे कोई पानी का, खाने पीने का प्रबंध नहीं होता था। उनका डेली का था कि दुकान से बिजनेस, कपड़े का व्यापार करते थे, कि उन्होंने पानी की जो लेदर की थैली होती भई सी, वो बांध के ट्रेन में पानी सब पैसेंजर्स को पिलाना कि उनकी प्यास मिट जाए, क्योंकि कोई वहाँ पे प्रबंध नहीं होता था। अगर स्टेशन मास्टर से पता चल जाए कि आज ट्रेन लेट आ रही है, तो उन्होंने घर में जाके आसपास को बोल के, वहाँ पे तंदूर उन दिनों में चलते थे, तो रोटियां बना लेनी, मिस्सी रोटी या जो भी रोटी बना के, तो जिन यात्रियों को भूख लगी है उनको जो है खाना खिलाना। और हर वीरवार के वीरवार वहाँ पे अनाथ आश्रम होता था, वहाँ से बच्चे लाने, उनको जो है वहाँ पे खाना खिलाना। क्योंकि उन दिनों में सिंपल रोटी का होता था कि तंदूर में रोटी लगाई, मक्खन डाला, जो लस्सी बच जाती थी मक्खन घर में रड़कना, उन लस्सी से उन बच्चों का सिर धोना हमारी दादी ने, और उनको जो है फिर वापस खाना खुना खिला के भेजना। वो सेवा जो हमारी फैमिली को मिली हुई है, वो सेवा कॉन्टीन्यूस चल रही है। फादर ने जो मेरे हैं दिल्ली में स्टूडेंट्स को काफ़ी को टीच किया। एक बार का दृश्य ऐसा है कि मैं और फादर दिल्ली जा रहे थे यहाँ से ट्रेन पे, तो एक जो है हम अपने जो शताब्दी चलती, शान पंजाब चलती थी, सॉरी, उन दिनों में शान पंजाब से उतरे, तो हम गाड़ी से उतरे, तो हम जा रहे थे, तो एक कोई जा रहा था, उसके साथ 3-4 सिक्योरिटी के बंदे थे, तो वो जाता जाता एकदम वापस मुड़ आया, तो मेरे फादर को उसने मत्था टेका। तो एकदम हैरान हो गया, उन्होंने बोला, सर आपने मुझे अंकल पहचाना नहीं। हमने बोला, फादर ने बोला नहीं पहचाना। बोलते मैं आपकी दुकान के बाहर पड़ता था स्ट्रीट लाइट में, आप मुझे पैसे देते थे और आज मैं मैजिस्ट्रेट बन गया। तो मुझे इतना फ़ख्र हुआ कि मेरे फादर ने इतना अच्छा काम किया। नेचुरली हम लोगों को कुछ सोसाइटी के लिए ज़रूर करना चाहिए, कुछ भी है, कोई भी इंसान है, ये नहीं है कुछ ज़्यादा करना, थोड़ा करना, पर हर इंसान को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। पिताजी रावलपिंडी में सेवा करते रहे, पाकिस्तान आज का, उस वक्त भारत का रावलपिंडी था, भारत। पर आज जब 47 के बाद पार्टीशन हुई, तो उसके बाद वो रावलपिंडी पाकिस्तान को मिला। पाकिस्तान और भारत बनने का तो दुख इस परिवार ने झेला ही, साथ के साथ दुख झेला 1984 के सिख हत्याकांड के दंगों का। तो पिताजी से आपको समाज सेवा की प्रेरणा मिली? पिताजी से समाज सेवा की मुझे पता चला कि ऐसे करते हैं, क्योंकि बचपन में थे, हमें कोई पूरी नॉलेज नहीं थी। मदर ने हमें दादाजी के बारे बताना, वो ऐसे ऐसे करते थे। तो रूटीन में जो है हमारे मदर पाठ करते थे। कोई आ गया, जैसे हमारे घर में डे 1 से गुरु महाराज जी का प्रकाश है, कोई नीडी आ गया, कोई घर में काम करने वाले, उन्होंने उन पैसों से उनकी मदद कर देनी। तो हम लोग, उन्होंने यही बोलना कि किसी कोई लोड़मंद आता है, अगर कोई आपके आगे हाथ फैलाता है, वो किसी मजबूरी से फैलाता है, उसको मजाक मत समझो, उसको दो जरूर, पर ये देखो कि वो सही यूटिलाइज हो रहा है, गलत तो नहीं हो रहा, कोई उसका गलत उपयोग तो नहीं कर रहा। अगर उसको चाहिए तो अगर आपके पास जितनी समर्थ है उतना जरूर दो। यही अपनी फैमिली से सीखा। पढ़ाई लिखाई आपके शुरुआती दौर में कहाँ हुई और कॉलेज आपने कहाँ से किया? मैंने स्टडीज़ जो है दिल्ली में ही की,
84 में हम पढ़ता था, मैं कॉलेज में जब जाता था, तो उसके बाद रॉयट्स के बाद पंजाब हम आ गए। पंजाब में जब यहाँ पे हम आए हैं तो यहाँ पे माहौल अच्छा नहीं था, उग्रवाद का माहौल था। गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने एडमिशन ली, पर एटमॉस्फेयर ना सही होने से तो घर की सिचुएशन देखते हुए मुझे बिजनेस स्टार्ट करना पड़ा। हमने यहाँ पे 1986 में बिजनेस स्टार्ट किया भरवाई रोड पे, ठीक है ना। वहाँ पे हमने नियर अबाउट 6 महीने शॉप की, पर वहाँ पे कोई मार्केट नहीं, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी। तो फिर हम फगवाड़ा रोड पे आ गए, फगवाड़ा रोड से बिजनेस स्टार्ट किया हमने, मेहनत की, सब कुछ किया, टूरिंग की, यहीं से ही स्टार्ट किया हमने। स्टडी वहीं पे की है दिल्ली में, पर यहाँ पे कोई स्टडी की नहीं। मैं चाहूँगा सर कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप जरूर बताइए कि उस वक्त माहौल क्या बना था, आखिरकार क्यों जो सिख परिवार के लोग थे या सिख समाज के जो लोग थे, नौजवान थे, कईयों ने दिल्ली छोड़ा था। उस वक्त माहौल क्या बना था, कारण क्या बना था? कारण ऐसा था दिल्ली में उस दिन जिस दिन ये सारा समय शुरू हुआ, मैं अपने ऑफिस में ही था, दुकान पे। हमारी पहाड़गंज पेंट्स की दुकान है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स है। हाँ, मैंने आपको रिसर्च किया, काफी आप किंग कहे जाते थे पेंट्स और स्पिरिट के दुनिया के। आपका हमारे पास रेक्टिफाइड स्पिरिट का पूरी दिल्ली स्टेट का हमारे पास कोटा था। जितनी दिल्ली में स्पिरिट बिकती थी हमारे पास पूरी दिल्ली स्टेट का कोटा था। हम नंबर ऑफ 1 किंग खिलाए जाते थे। जितनी एग्जीबिशन मतलब कि नंबर 1 पेंट्स का हमारा काम था जी। तो मैं शॉप पे बैठा था, तो उन दिनों में इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच था उस दिन जी। तो मेरे फादर की फ़ोन आई कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ गई, इंदिरा गांधी को मार दिया है। पर दिल्ली में कोई भी पता नहीं था किसी को, क्योंकि न्यूज़ सेंसर की हुई थी। मेरे मामा जी सेक्रेटरी थे लेबर के पार्लियामेंट में, तो उनको फ़ोन की तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम लेके कि वो कहाँ पे आ गया पाल जी। उनको जो है, मुझे बंटी बुलाते थे उस दिनों में, छोटा नाम, तो वो जहाँ पे है उसको बोलो घर आ जाए, अदरवाइज़ कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, जो आपकी न्यूज़ है वो सही है। तो आते आते मुझे 2 बज गए, 2, ढाई 3 बजे मैं अपने दुकान पहाड़गंज से निकला। हमारा रेजिडेंस आधा घंटे का रन था रजौरी गार्डन में। तो मेरे चाचा जी के बेटे और चाचा जी वगैरह पहाड़गंज में ही रहते थे वहाँ पे। उन दिनों में वीडियो कैसेट्स वगैरह चलते थे। उन्होंने कनॉट प्ले से मुझे वीडियो कैसेट्स वगैरह ले दी कि हम कल सारे इकट्ठे होंगे, क्योंकि कल मार्केट बंद रहेगी, हम पिक्चर देखेंगे। तो मैं वो लेके अपने ऑफिस घर आ गए। घर आए तो हम मज़े से सो गए। हमें किसी की फ़ोन आई कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के आसपास जहाँ जहाँ से बॉडी जा रही है वहाँ पे पथराव हो रहा है। इवन उन दिनों में प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह होते थे, उनकी गाड़ी के ऊपर भी पथराव हुआ। तो हमने बोला पथराव हुआ है, कोई लोग गुस्से में होंगे, तो बात ख़त्म होगी। जब हम सुबह उठे तो जब हम अपने ऊपर गए, टेरेस में गए, थोड़ा रोला सुना तो चारों तरफे आग लगी हुई। तो हम बड़े परेशान हो गए कि आग कैसे लग रही है। फिर टेलीफोन्स आने शुरू हो गए कि वहाँ पे रॉयट्स होने शुरू हो गए, वहाँ पे गाड़ियाँ, क्योंकि रॉयट्स का हमने कभी नाम ही नहीं सुना था, कभी हिंदुस्तान में रॉयट्स ऐसे हुए या कुछ नहीं हुए, क्योंकि हम लोगों के लिए वो नई चीज़ थी सारी। तो जब ऊपर चढ़े तो चारों तरफ आगे और रोला, और एक दूसरे के फ़ोन आ गए, जी वहाँ पे मॉब आ गई, वहाँ पे मॉब आ गई, वहाँ पे मॉब आ गई। जब हमने अपने चाचा जी को फ़ोन किया, वो बोलते हैं हम बंगला साहब गुरुद्वारे मत्था टेकने गए हैं, आज हम नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे लूट मार हो रही है। हमें भी लूटने आए थे, पर हम जो है दुकान घर जो है सही पहुँच गए बंगला साहब गुरुद्वारे से। पर लोग लूट रहे हैं, VCR लूट रहे हैं, कोई मतलब कि TV वगैरह लूट के लेके जा रहे हैं, सब कुछ। तो घर में हमें फ़ोन आई कि आपकी दुकान को लूटने लगे हैं, तो आप आ जाओ, क्योंकि हम लोग सब आसपास में जानते थे, कोई डर नहीं था। उन्होंने स्कूटर उठाया, दुकान पे आ गए। जब उन्होंने देखा मॉब आई है, उन्होंने शटर उठाया कि हम दुकान के अंदर चले जाएंगे। शटर उन्होंने बंद कर दिया। जब शटर बंद किया तो किसी ने पाउडर डाला और पूरी दुकान हमारी सड़ गई, और बीच में ही सबकी डेथ हो गई। हमें 3 दिन बॉडी नहीं मिली। वो जो दृश्य देख के हम नहीं काम कर पाए वहाँ पे। मतलब कि इतना बुरा हाल हुआ वहाँ पे, लोगों को टायर डाल के साड़ा। हमारे सामने लोगों को टायर में डाल के, मिट्टी का तेल डाल के आग लगा देते थे। क्या कसूर है किसी का? किसने मारा, किसने किया? और दुख सबसे बात आज उस चीज़ का है, अभी तक उसका फैसला कुछ नहीं हुआ, किसी को सजा नहीं मिली, सब ओपन घूम रहे हैं। कितनी सरकारें आ गई, क्या किसी सरकार के पास कुछ नहीं है कि हम इनको सजा दे सकें? जिन्होंने आंखों से देखा है, अगर आज कोई विटनेस देता उसको मरवा देते हैं।
क्या फायदा इस सरकारों का कि जो कुछ नहीं कर पाई। वो माहौल देख के हम पंजाब शिफ्ट कर गए। इस घटनाक्रम ने पूरे परिवार को तोड़ दिया। जमीनें लोगों ने छोड़ दी, बने बनाए मकान छोड़ दिए, व्यापार छोड़ दिए, और खोज हुई तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षित स्थान की, जहां पे जिंदगी रह सके। आगे पाल जी, एक चीज और दर्शकों को बताइए, क्या सजा सिर्फ इस बात की मिली कि सिर पर पगड़ी थी और सिर्फ आप सरदार थे? सिर्फ इसलिए जो मॉब है वो दुश्मन बनती चली गई, वो समाज दुश्मन बनता चला गया जो कल तक साथ उठता और बैठता था? सर ऐसा है, जहाँ पे उन्होंने पगड़ी और सरदार को देखा वहाँ पे उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। जिन ट्रक्स के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर किसी भी सिख गुरु की फ़ोटो लगी है उन्होंने वो भी नहीं छोड़ी। उन्होंने किसी इंसान को नहीं देखा कि ये मेरा कौन है कौन नहीं है। पर ये मॉब जो हमारे आसपास वाले लोग थे, जो पड़ोसी थे, उन लोगों ने हमें बड़ी हेल्प की। उन्होंने हमें अपने घरों में रखा, ठीक है कि नहीं। ये सारी की सारी प्लान्ड प्रोग्राम, जो लगता है मुझे कि प्लान्ड था, कि ये इतनी मॉब कहाँ से रातों रात में आ गई, और ऑल ओवर इंडिया में ये काम हुआ। पर एक चीज़ मैं ये बड़ा खुश हूँ या बड़ा फ़ख्र से कह सकता हूँ, आज मैं पंजाब में हूँ। पूरा हिंदुस्तान सड़ रहा था पर पंजाब में दंगा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे सब एकता थी। यहाँ पे किसी सिख ने हिंदू को नहीं मारा, किसी हिंदू ने सिख को नहीं मारा। आज हम पंजाब को बदनाम करते हैं कि यहाँ पे ये हो गया ये हो गया, पर आप 84 के दंगे देखो कि इतना कुछ हिंदुस्तान में हुआ, पर पंजाब में एक भी मॉब का या कोई भी केस नहीं आया। ये दौर रहा। फिर आप लोग जब उन दिनों में सरवाइव कैसे करते थे? उन समय में कैसे माँ अपने बच्चों को कैसे संभालती थी? क्योंकि हमने एक मूवी भी देखी थी लाल सिंह चड्ढा, उसमें भी थोड़ा दृश्य दिखाया गया था। फिर कैसे उस वक्त कैसे बच्चे वहाँ से जब दिल्ली छोड़ते थे तो कैसे छोड़ा जाता था? दौर क्या था वहाँ पे? ऐसे था, जब ये इंसिडेंस हुआ, मैं और मेरी एक सिस्टर थे जो अनमैरिड थे, उन दिनों में घर में थे। हमें थोड़ा थोड़ा सोना दे दिया, बांध दिया हमारे साथ रुमाल में। उसके बाद मेरी जो है गुत कर दी, जैसे लड़की जो हमने पिक्चर में देखा वो सब सही है। और लाल मिर्चें दे दी कि कोई आपको अटैक करता है हम लाल मिर्च डालेंगे। अगर किसी तरह से हम नहीं बच पाते, हम 3rd फ्लोर पे थे, तो हम कोठे से जंप कर जाएंगे, अपनी जान दे देंगे बचा के। ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए। मदर को ये बोला गया कि ये मिट्टी का तेल है, अपने बेटे के ऊपर डाल, पहले उसके बाल काट, उसके अब मिट्टी का तेल डाल। अगर तू मिट्टी के तेल डाल के इसको आग नहीं लगाएगी, हम तेरी बहू और बेटी को उठा के ले जाएंगे। और वो माँ क्या करेगी? पागल हो गए वहाँ पे। आप जाके तो देखो दिल्ली, अभी भी वो कुछ लोग होंगे जो पागल हो गए, अपने जिन्होंने अपने बेटे को और अपनी हस्बैंड को जिंदा साड़ दिया। कैसे कोई मृत्यु हो जाए किसी की, हम शमशान घाट जाते, उसको भी आग लगाते हुए हमें लगता है हम अपने किसी प्रियजन को आग दे रहे हैं। और जो जिंदे लोग को हम देंगे उसके ऊपर क्या फीलिंग आएगी और क्या आएगा। मतलब कि जो गंदा से गंदा काम था उन लोगों ने किया, पर सरकार ने कुछ कंट्रोल नहीं किया। हर जगह पे हमला, हर जगह पे आग। ये जो 3 दिन कहर के थे, मेरे आइडिया से कभी नहीं आने चाहिए ज़िंदगी में, कभी कहीं पे भी नहीं आने चाहिए। जो वो कहर बरता है मेरे आइडिया से वो किसी ने देखा नहीं होगा। जिन्होंने आंखों से देखा है वो ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। वो चीखों की आवाज़, जब रात होती थी ढोल बजता था, चीखों की, लोगों की मरने की, जब जिंदे लोग को साड़ रहे, कैसी चीखें आती होंगी। हम लोग ऐसा डरे हुए थे, मतलब कि खाना पीना तो छोड़ो, पानी छोड़ो, मतलब कि हम लोगों को डर लगता था कहाँ पे घुस जाए हम, कहाँ पे छुप जाए। ऐसी हम लोगों की कंडीशन थी उन दिनों में। पर हमारे पड़ोसी जो लोग थे उन्होंने बड़ी हेल्प की, सब कुछ किया। वो अपने घरों में कई ले गए, कई घरों में हम गए तो उन्होंने उन घरों में भी अटैक कर दिया कि आपने इन लोगों को क्यों छुपाया हुआ। ऐसा दृश्य था, सारी दिल्ली सड़ रही थी, पर किसी ने कुछ नहीं किया। पुलिस को फ़ोन करो, किसको फ़ोन करो, कोई हेल्पलेस, हर जगह हेल्पलेस था। फिर होशियारपुर कैसे शिफ्ट होना हुआ आपका यहाँ? फिर कैसे? ऐसे था, मेरे फादर दुबई में बिजनेस करते थे, तो वहाँ से शिफ्ट करना था, नया कारोबार शुरू करना था। तो वही प्लान बना कि होशियारपुर में ही
हम पंजाब में शिफ्ट होके नया बिजनेस दिल्ली में करना तो हम वहाँ पे करें, वो हमारे लिए सेफ़ है। क्योंकि हम लोगों का मन डर गया था कि ये है, हम पंजाब में उस वजह से आ गए यहाँ पे कि हम ये सिटी अच्छा है, पीसफुल सिटी है, छोटा सिटी है, यहाँ पे हमारे रिलेटिव्स रहते थे, वो हमारा ट्रक भर के सामान ले आए, हम जो है यहाँ पे आ गए। यहाँ से हमने बिजनेस जो है अपना शुरू किया। फिर होशियारपुर आए और आपने सबसे पहले बिजनेस ऑयल का किया। हमने ऑयल का बिजनेस, हमने आते सार यहाँ पे ट्रक डाले, 2 ट्रक जब डाले तो हमने ऑफिस भरवाई रोड पे बनाया, पर उन्होंने आके बैठ जाना, उन्होंने वहाँ पे आके वही ड्रिंक किया, ये शुरू कर दी। हम लोगों का वो कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। उस वजह से हमने ऑयल का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी, कम से कम ट्रक्स में डलता है तो ट्रक वालों की नॉलेज थी, जो हम लोगों को जानते थे कि कम से कम ये बिकेगा। तो उस लेवल से हमने बिजनेस अपना जो है स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम हमने भरवाई रोड पे अपना ऑफिस खोल के वहीं से ही ऑयल का बिजनेस स्टार्ट किया। और आज ऑयल के भी किंग हैं। हाँ, आज बड़ी अच्छी सफलता मिली है। गुरु रामदास जी के दर पे हम जाते हैं, उससे मांगते हैं, उन्होंने हमें आज इस काबिल बना दिया, आज हम अच्छा काम करें, इस रेपुटेशन पे बैठे हैं। क्योंकि उस परमात्मा और माता पिता के आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। समाज सेवा में पिताजी ने तो आपको प्रेरणा दी ही दी, फिर आपने होशियारपुर में सोशल वर्क कब से स्टार्ट किया और सबसे पहले आप कौन सी संस्था या एनजीओ के साथ जुड़े? जो समाज सेवी का काम है, मैं 1990 में लॉयंस क्लब का सबसे पहले मेंबर बना। लॉयंस क्लब से हमने जो है समाज सेवा का काम शुरू किया। उन दिनों में जो आई कैंप्स वगैरह लगते थे, 3 दिन के लगते थे। साल में 1-2 आई कैंप्स लगने, 3 दिन वहाँ पे जा, क्योंकि वहाँ पे अभी जैसे टांके के बिना ऑपरेशन होता है ऐसे नहीं होते थे। तब ऑपरेशन होते थे किसी गुरुद्वारे में, सिंह सभा गुरुद्वारे में ऑपरेशंस होते थे। हम 3 दिन जाना, वहाँ पे पेशेंट्स आना, वहाँ पे उनको 2-2 रातें रखना, उनकी सेवा करनी और लोडमंद के पास जाना। मतलब कि उस वजह से लॉयंस क्लब से जो है सब फर्स्ट जो है मैंने लॉयंस क्लब को ज्वाइन किया, वहाँ से ही जो है ये सेवा जो है शुरू हुई। उसके बाद जुड़ते रहे और करते रहे हम सब कुछ। कोरोना काल की यादें कैसी रही आपकी? क्योंकि आपने कोविड का भी दौर देखा, आपने पार्टीशन का दौर देखा, आपने दंगों का दौर देखा, आपने उग्रवाद का दौर देखा और फिर कोरोना काल का दौर देखा। सबसे भयानक दृश्य कौन से थे? कोरोना काल में बहुत काम किया हमने। कोरोना काल में जब फर्स्ट डे अनाउंस हुआ कि लॉकडाउन हो गया, नेक्स्ट डे ही हमारे चेयरमैन साहब, जो मैं आज एनजीओ है हमारी सरबत का भला चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके उसके मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर SP सिंह ओबराय हैं, उनका मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। अभी पूरा ज़िला मैं देखता हूँ उनका यहाँ पे होशियारपुर में। उनकी सुबह ही फ़ोन आ गई कि आप अपने डिप्टी कमिश्नर से जाके मिलो, उनसे उनकी नीड्स पूछो क्या क्या है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स हमारा जो है ट्रस्ट पूरेगा। क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट की अलग नीड थी, क्योंकि किसी डिस्ट्रिक्ट में कुछ चाहिए, किसी डिस्ट्रिक्ट में कुछ चाहिए। तो सेम डे हमने मैडम को यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर को फ़ोन की, उन्होंने ऑफिस जाके हमने एक डिटेल बनाई कि यहाँ पे क्या चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट राशन की बहुत थी गाँव में, कि लोग जब लॉकडाउन लग गया तो उनके पास राशन की प्रॉब्लम आएगी, मार्केट बंद होगी। जो लोडमंद लोग हैं उनके पास तो हफ्ते का राशन होता है, कुछ ऐसा होता है, या कुछ मास्क की, सैनिटाइजर्स की जिनकी शॉर्टेज थी, जो नहीं मिलती थी, जो किट्स थी वो नहीं मिलती थी, वो सारी की सारी हमने प्रोवाइड करवाई। हमारे घर के सामने एक और प्लॉट है, वहाँ पे हमारे ट्रक्स आ जाते थे राशन के, वहाँ पे हमने अपनी फैमिली को सबने लगाया था। जितने मेरे मेंबर्स हैं उन्होंने सबने आ जाना, फैमिलीज़ ने आ जाना, वहाँ पे हमने पैकिंग करके रख लेना। हमें सुबह एडमिनिस्ट्रेशन से लिस्ट आ जाती थी कि ये लिस्ट है, इस गांव में या इस सिटी में, इस वार्ड नंबर में इतने इतने ये बंदों को राशन चाहिए। वो पहले हम वेरिफिकेशन करते थे कि क्या वो ठीक है, उनको चाहिए कि किसी और को चाहिए। वेरिफिकेशन करने के बाद हमारी गाड़ी चली जाती थी, क्योंकि ज़्यादा रश नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन दिनों में थोड़ा प्रिकॉशन भी बरतना था। हम लोगों ने भी प्रिकॉशन बरता था, जिनको देना उनके लिए भी प्रिकॉशन था। तो वो सेफ्टी मेजर लेते हुए हम पहले वेरिफिकेशन करते थे, उनको टाइम बताते इतने बजे गाड़ी आएगी, आपको मिल जाएगी। हम उनको बैग पैक करके सारे राशन दे देते थे। जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनको हमने मास्क बहुत दिए, सैनिटाइजर्स बहुत दिए, ठीक है कि नहीं। पीपी जो किट्स आती थी उनको प्रोवाइड की सिविल अस्पताल में। उसके बाद जो सिविल अस्पताल में पेशेंट्स एडमिट थे
एडमिट पेशेंट्स जब छुट्टी होती थी उनको डाइट चाहिए होती थी कि ये डाइट खाएंगे तो उनको जो है जो वीकनेस जो उनको ट्रीटमेंट हुआ वो दूर होगा। तो वो हमें एसएमओ होते थे यहाँ पे जसविंदर सिंह जी, उन्होंने हमें बताना आज एक पेशेंट की छुट्टी हो रही है, 2 की छुट्टी हो रही है, तो हमें इतने जो है पैकेट्स इस चीज़ के चाहिए, वो हमने प्रोवाइड करवाए। मतलब कि ये जो पूरा जो फर्स्ट फेस आया था पूरा का पूरा हमारा जो है सेवा में ही लगा। हमारे हर मेंबर ने मैक्सिमम सेवा की है और बढ़ चढ़ के सेवा की है कि हम सबको हेल्प कर सकें, जिसकी जो नीड है वो पूरी की गई। बहुत लंबा समय आपने व्यतीत किया सोशल वर्क में भी, कोई ऐसी यादगार कहानी जो दिल को छू गई, सदा याद रहता है आपको और खुशी मिलती है आपको कि सचमुच आपने समाज सेवा का कार्य करके एक बहुत अच्छा काम किया? देखो, किसी की भी हम हेल्प करते हैं। मैं रोक रहा हूँ सर, मैं रिसर्च कर रहा था आपको, मैं पढ़ रहा था आपको, मैं ढूंढ रहा था आपके बारे में जानकारी। तो मेरे सामने एक जानकारी आई, एक गुड़िया, बिल्कुल ठीक है, जिसके एजुकेशन के खर्च को तो आपने उठाया ही उठाया, पर वो आज गुड़िया लंदन में एक अच्छे पैकेज में बहुत अच्छी कंपनी में अपॉइंटेड है। कितना सच है सर, कहानी क्या है? सर ऐसा है, वो गुड़िया फर्स्ट टाइम नेट पे देख के आई सरबत का भला चैरिटेबल ट्रस्ट, उसकी पूरी मैं स्टोरी बताता हूँ जी। उन्होंने डॉक्टर एसपी सिंह ओबराय को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हमारी बेटी है तो हमें हेल्प चाहिए। तो नेचुरली जिस डिस्ट्रिक्ट का होता है वो उसको रेफ़र कर देते हैं कि आप उसके पास जाइए। उसकी मदर और वो आए, उनके पास कनेटिक होंडा होता था बड़ा पुराना सा, और वो मुकेरिया के पास गांव है कोई अंदर इंटीरियर पे, वहाँ से आते थे, सर्दियों में भी आए। तो उनकी पूरी डिटेल पूछी। उनके फादर टेलर मास्टर थे बाहर, पर उनका जो टेलर मास्टर जो इनकम आती थी उनका घर का खर्च भी नहीं चलता था। वो लड़की इतनी इंटेलिजेंट थी, वो बोलती है अंकल मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ कि मैं फैमिली की हेल्प बनूँ, आप मेरी हेल्प कीजिए। उनकी जब उसने मेरे पास आना, उनकी आंखों में आंसू होने, तो उसने जो एडमिशन बेंगलोर में ली एरोस्पेस के ऊपर जी। तो पंजाब में एक वही लड़की थी कि वो थी, हमने उसकी एजुकेशन के ऊपर पूरा खर्च किया कि वो लड़की पढ़े, और वो रेगुलर हर सेमेस्टर के पास उसने हमारे पास आना। कई बार उसने शाम को आना, हनेरा भी पड़ जाना, तो उसने हमारे से चेक लेके जाना, क्योंकि कई बार कोई मीटिंग है, कोई बैठा है तो लेट हो जाना, तो उसने चेक लेके जाना और बड़ी हमें ब्लेसिंग्स उसने दी। तो अभी रिसेंटली नियर अबाउट 6 मंथ पहले उसको इंडिया में जॉब मिली, बेंगलोर में ही। उसके बाद उसको लंदन में जॉब मिली। अभी मुझे उसकी कॉल आई, वेकेशंस के लिए उस कंपनी ने उसको दुबई भेजा, और इतनी खुश थी, बोलती है कि मैं सोच नहीं सकती कि आपने जो मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए जो हेल्प की, आपके ट्रस्ट ने जो हेल्प की है, मैं ज़िंदगी में भूल नहीं सकती। अंकल मैं आऊँगी, सबको मिलूँगी, जब आएगी मैं सर के पास भी लेके आऊँगा कि वो देखेगी। और बोलती है सर आप बताओ क्या हेल्प करूँ। मैंने उसको बोला बेटे जैसे तू पढ़ी है, तुझे नीड थी, ऐसा कोई स्टूडेंट तुझे मिले तो उसकी हेल्प कर, हम लोगों की तो वही बहुत है हमारे लिए। और वो लड़की को देख के आप पहली फ़ोटो देखो और दूसरी फ़ोटो देखोगे, आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे कि वो क्या है, और कितनी खुशी मिलती है अगर हमने किसी बच्चे की हेल्प की है और आज वो लंदन में और बड़े अच्छे पैकेज में और बड़ी खुश है। उसके पेरेंट्स, उसकी मदर की फ़ोन आती है थैंक्स की, तो हमारे मन को कम से कम खुशी मिलती है कि हमने कुछ ज़िंदगी में अच्छा काम कर दिया। एरोस्पेस में गुड़िया सेटल है। इसके अलावा भी कुछ यादगार कहानियाँ रही सर? ये तो मैं रिसर्च कर रहा था। काफ़ी हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, काफ़ी हैं जिनकी हम रेगुलर जो उनको स्कॉलरशिप्स देते हैं। आज भी मेरे पास 2 चेक आए हुए हैं, वो हम कल देंगे उनको चेक्स। स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। एक हमारे यहाँ पे ई रिक्शा वाला था, वो बिजली का काम करता था, पोल पे काम कर रहा था, उसको करंट लगा और वो गिर गया, उसका हाथ जो है डैमेज हो गया, तो वो काम नहीं कर सकता था। उसने हमें रिक्वेस्ट की कम से कम मुझे ई रिक्शा मिल जाए, मैं अपने परिवार का जो है खाने पीने का प्रबंध कर पाऊँगा। तो उसको हमारी ट्रस्ट की तरफ से ई रिक्शा लेके दिया। आज वो बहुत खुश है, जब मिलता है ब्लेसिंग्स देता है। कई बार हम उसका ई रिक्शा बुला के कहीं पे जाना होता है, जाते हैं, बोलता है पैसे नहीं चाहिए, वो बोलते नहीं ऐसा नहीं है, तेरी इनकम है। मतलब कि किसी की हेल्प की है और वो स्टैंड कर गया, तो हमारे मन को बड़ी खुशी मिलती है। आप
आपकी नज़र में समाज सेवा क्या है, सोशल वर्क क्या है? आपका अपना अनुभव क्या कहता है? समाज सेवा होनी चाहिए तो शुरुआत कैसे होनी चाहिए, कहाँ से होनी चाहिए? देखो, समाज सेवा शुरू अपने घर से होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने बहुत पैसे लगा के समाज सेवा करनी है या कुछ करना है। अगर कोई हमारा रिलेटिव है, उसको किसी चीज़ की नीड है, अगर हम देख रहे हैं, अगर हम पूरी कर सकते तो हमें करनी चाहिए। अपने घर से शुरू करेंगे तो वो सबसे बेटर है। उसके बाद जितनी हमारी समर्थ है, हमारी 5 रुपए की समर्थ है, हमारी 5,000 की है, 5 लाख की है, तो हम जरूर करें। हम जब पैदा हुए थे खाली हाथ पैदा हुए और खाली हाथ जाना है। अगर हमारी जितनी समर्थ है, हम एक दूसरे की हेल्प तो जरूर करें ना। यही है कि जरूर हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने हमें क्या है, 10% अपना दसवंत जो है हम अपनी इनकम से दें। तो वो दसवंत हमारा नहीं है, हम जिस बंदे की नीड है उसको दें। पर नीड ऐसी हम चेक करें कि वो कल कोई गलत काम, कोई नशा, कोई इसके ऊपर ना लगाए। जो उसको जेन्युइन चीज़ चाहिए आप चीज़ लेके दो, उसको पैसा चाहिए पैसा दो, बेटी की शादी है बेटी की शादी करवा के, जो हम कर सकते हैं अपने घर से शुरू करें, फिर समाज के लिए, सोसाइटी को कुछ ना कुछ तो दे के जाए ना अपनी लाइफ में। जो हमारी लाइफ छोटी सी लाइफ है, अगर हमने ज़िंदगी में किसी को कुछ दिया ही नहीं, जैसे आए वैसे चले गए, कोई फायदा नहीं उस ज़िंदगी का। जिंदगी वो है जो दूसरों के काम आ जाए। मैं चाहता हूं सर, एक छोटा सा संदेश आप हमारे दर्शकों को जरूर दीजिए, ताकि हमारे दर्शक और आपके प्रशंसक उसे अपने जीवन में उतार पाएं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाएं। देखो, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जो हमारा पंजाब नशे में डूबता जा रहा है उसको बचा लें। जो नशा कर रहे हैं उनके लिए तो रिहेबिलिटेशन सेंटर, नशा छुड़ाऊ केंद्र हम चला ही रहे हैं, चल रहे हैं। कोशिश करें उन बच्चों को बचाएं। पर जो हमारी 9, 10 या ऊपर वाली क्लासेस हैं, जो बच्चे अभी नशे में नहीं है, कम से कम उनको तो बचाएं। अगर कोई छोटा बच्चा है, हम पेरेंट्स उसको इतना सिखाते हैं कि ये बिजली का प्लग है, इसमें उंगल नहीं लगा दी तुझे करंट लगेगा, तो कोई भी बच्चा उसको प्लग को हाथ नहीं लगाता। नशे से भी उसको इतना डरना चाहिए कि मैं नशा करूंगा, मेरी जो है ज़िंदगी स्पॉइल हो जाएगी। अगर हम कुछ ऐसा कर सकें, कोई शॉर्ट मूवीज़ बना के स्कूल्स में चलाएं, मतलब कि लोग नशे से डरें, तभी हमारा जो है पंजाब, हमारा जो यूथ है ये बच सकता है। और किसी को किसी चीज़ की नीड है, अगर हम उसकी हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें। मिल बांट के हम अपने पंजाब को जो है ऊपर लेके जाएं, क्योंकि पंजाब को बहुत नीड है कि जो यूथ हमारा फॉरेन जा रहा है वो भी वहाँ पे कोई बहुता खुश नहीं है। जितनी मेहनत वो वहाँ पे कर रहा है वो अपने पंजाब में करे। अगर उसको नौकरी मिले, सब कुछ मिले, तो वो क्यों पंजाब छोड़ के जाएगा। हम अपने यूथ को संभाल लें, हमारा फ्यूचर तभी बचेगा, नहीं तो पंजाब जो है ख़त्म हो जाएगा। इतना अच्छा हमारा पंजाब जो खुशहाल है, आज डूबा जा रहा है नशों में, अनएम्प्लॉयमेंट में। हम उसको बचाएं, जिस तरह भी बच सकता है हम मिल बांट के बचाएं। और ये एक बड़ा संदेश है कि अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने पंजाब को बचाने के लिए हम सबको मिलकर कदम उठाना पड़ेगा और हाथ से हाथ मिलाना पड़ेगा। यदि कोई इस गंदी दलदल में फंस भी गया है तो उसका हाथ पकड़ना पड़ेगा, उसे समाज से भगाना नहीं पड़ेगा, उसके कंधे पे हाथ रखना पड़ेगा। चल भाई कोई बात नहीं, अब मैं तुझे सुधारता हूं, चल तेरी जिम्मेवारी मेरी रही। आज का ये पॉडकास्ट बड़ा मार्मिक भी रहा, दिल को दुखाने वाला भी रहा, जख्मों को याद कराने वाला भी रहा और सफलता की सीढ़ी चढ़ाने वाला भी रहा। ये तय आपने करना है, आपके विश्वास ने तय करना है और सफलताओं से नहीं घबराना है। आज्ञापाल साहनी आज वो व्यक्तित्व हैं जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। इनके भाई बिक्रमजीत साहनी पंजाब से राज्यसभा के मेंबर चुने गए हैं और वो बहुत सारे सोशल वर्क में काम करते हैं। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि जब आप श्री दरबार साहिब जाते हैं तो श्री दरबार साहिब के बाहर जो आप हेरिटेज देखते हैं, मार्केट बनी हुई है,
बहुत सारे सुंदर सुंदर पत्थर की जो मूर्तियां लगी हुई हैं, लाल पेंटिंग हुई पड़ी हैं। अकाली भाजपा सरकार जाने के बाद उसको रेनोवेट नहीं किया गया। इस पर काम हो रहा है सर, मैं सही हूँ कि गलत हूँ? उस पर पूरा काम हो रहा है, किसी सरकार ने नहीं किया। अभी दोबारा पेंटिंग, उसके ऊपर जो आर्ट वर्क है वो, उसके बाद जो पत्थर लगा है उसकी पूरी सफाई, उसके ऊपर पॉलिशिंग, पौधे दोबारा लग रहे हैं, गोल्फ कार्ट्स 2 लिए हैं कि जो लोग पैदल नहीं चल सकते, और एक सफाई की पूरी मशीन दी गई है कि उस पर पूरी सफाई हो। काम अभी चल रहा है, नियर अबाउट 1 मंथ में वो कंप्लीट हो जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल रह गया, बहुत समाज सेवा किया आपने, असफलताओं से डरे नहीं, घबराए नहीं, सफलता की सीढ़ी चढ़े आप, और आज शायद सफलता के शिखर पर भी हैं। यहां तक कि सफर में मुख्य रोल किनका है? देखो, मुख्य रोल अगर मैं कहूँगा हमारे पेरेंट्स का ही है, क्योंकि जब मैं घबरा जाता था उन्होंने बोला चल भाई जा, ये ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, क्योंकि मुझे कोई नॉलेज ही नहीं थी। अगर मेरे फादर थे तो उन्होंने मुझे पूरी नॉलेज दी, तुम ऐसे जाओ, ऐसे काम करो, ऐसे करो। कहीं पे जब मैं पहले काम करने जाता था मुझे शर्म आती थी, किसी में ऑर्डर कैसे लूँगा, मैं उससे पेमेंट कैसे लूँगा। और कई बार जेन्युइन ये है कि उसको माल भेज दिया, उससे पेमेंट मांगने का जिगर नहीं होता था कि मैं उससे पेमेंट मांग सकूँ। मैं उसकी दुकान के बाहर का चक्कर काट के वापस आ जाता था, और फादर को बोलता था आज उसने पैसे नहीं, बोलता चल मेरे साथ मैं चलता हूँ, वो बोलता ये तो आए ही नहीं। मतलब कि इतना डर लगता था मुझे, या इतनी शर्म आती थी, पर फादर ने हौसला दे दे के, और सबसे बड़ा वो गुरु महाराज जो मेरे बैठे हैं, गुरु रामदास जी, उनकी ब्लेसिंग से आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। और धर्मपत्नी जी का कितना रोल रहा? धर्मपत्नी के बिना तो चल ही नहीं सकता। अगर वो मुझे सपोर्ट करती है आजकल, तभी मैं समाज सेवा कर सकता हूँ। क्योंकि समाज सेवा में ये किसी समय मुझे फ़ोन आ जाती है, मैं घर में बैठा हूँ या कहीं पे बाहर किसी उनके साथ गया हूँ तो फ़ोन आती है, मैं अटेंड करता हूँ। अगर वो मेरा साथ नहीं देगी तो मैं इसको नहीं पूरा कर सकता। उनका नाम भी बता दीजिए। उनका नाम हरप्रीत कौर है, और वो मोढे से मोढा लगा के मेरे साथ चलती है। अब हमारे बच्चे मैरिज दोनों की हो गई है, और वो भी बोलती है कि हम दोनों मिल के जितना पहले काम करते थे उससे भी अच्छा काम करेंगे। अगर आज उनका जिक्र ना होता तो आप तो शायद घर एंटर कर जाते, पर हमारा चाय पानी बंद हो जाता। सो लगातार ऐसे बहुत ही जानकार और प्रेरणादायी पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहें जीवीसी अपडेट के साथ। कैमरे के पीछे हैं मेरे सहयोगी पवन कुमार, और मैं हूं आपका अपना बजरंगी पांडे। फिर मिलेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो जो आप आज्ञापाल साहनी जी से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप स्वतंत्र हैं, आप आज़ाद हैं, और सर भी आपके सवालों का जवाब देंगे। और फिर जब हम पार्ट 2 इनके साथ 2 महीने बाद रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें आपके सवालों का जवाब भी देंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेते हैं अब आपसे। जय हिंद, जय भारत।